चलो शुरू करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अब आप लोगों ने पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग क्या होती है, कल इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि आपका जो कोर्स है वो सी लैंग्वेज का है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज है क्या, कहाँ से आया, कैसे इसका विकास हुआ और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्यों अगर आप बीटेक करोगे, जैसे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें भी सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, बीटेक करते हो तो उसमें भी सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो इसको क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो एक एजेंसी है जिसका नाम है ATN, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, बेल लैब्स। ठीक है, बेल लैब्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को याद होगा। बेल किसके नाम पे, ग्राहम बेल के नाम पे। और ग्राहम बेल कौन है, जिन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो उनके नाम पे है। तो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, बेल लैब्स भी बोलते हैं उसको। ये क्या कर रहे थे, इनके पास एक प्रोजेक्ट था। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। ठीक है, और उस टाइम जो लैंग्वेज चल रही थी वो चल रही थी आपकी बी लैंग्वेज। उस टाइम जो लैंग्वेज पॉपुलर लैंग्वेज थी, उस टाइम की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी वो बी लैंग्वेज थी। ठीक है, जिसे बनाया था आपका केन थॉमसन ने। तो केन थॉमसन ने बनाया था और वही इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे यूजिंग बी लैंग्वेज। वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ओपन सोर्स हो, सबके लिए अवेलेबल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो बी लैंग्वेज थी इसकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी, और उस लिमिटेशन से जो काम वो चाह रहे थे, जो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे, वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा था। तो डेनिस रिची को टास्क दिया गया कि आप, केन थॉमसन ने हाथ खड़े कर दिए तो डेनिस रिची को बोला गया कि आप चलो इस प्रोजेक्ट को देखो। तो डेनिस रिची को टास्क दिया गया और उन्होंने बी लैंग्वेज को यूज़ करके वो काम, जो भी प्रोजेक्ट था उसको काम करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा यार बी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, जो गोल अचीव नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने क्या किया, फिर सी लैंग्वेज को डेवलप किया, यानी प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक नया लैंग्वेज डेवलप कर दिया। ठीक है, जो पुरानी लैंग्वेज थी उसकी कमियों को दूर करते हुए एक नया लैंग्वेज बनाया जिसका नाम रखा गया सी लैंग्वेज। और इस सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसका नाम रखा गया यूनिक्स। ठीक है, इसी सी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा गया यूनिक्स। और यूनिक्स आपका पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना। ठीक है, यूनिक्स से बना आपका पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना। और यूनिक्स से ही आपका क्या क्या निकले हैं, लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स हो गया, उबुंटू हो गया। ठीक है, रेड हैट लाइनेक्स हो गया, रेड हैट लाइनेक्स हो गया, काली लाइनेक्स हो गया। और इसी से निकला है आपका एंड्रॉइड वेब ओएस। आज के दिन में चलते हैं ना वेब ओएस, तो इसी से निकला है आपका एंड्रॉइड वेब ओएस, जो आजकल टीवी में चलते हैं, वेब ओएस चलता है। एंड्रॉइड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के दिन जो हम मोबाइल, सस्ते मोबाइल यूज़ कर पा रहे हैं, 10-10 हज़ार में आपको पूरा स्मार्टफोन मिल रहा है विद प्रोसेसर और सब कुछ, बिकॉज ऑफ एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड कहाँ से निकला है आपका, यूनिक्स से निकला है। ठीक है, ओपन सोर्स है, ये सारे ओपन सोर्स है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैंने लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, भारत ने भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था ओपन सोर्स, पता है नाम किसी को? इतना पॉपुलर हुआ किसी को नाम ही नहीं पता। ठीक है, ऐसा नाम रखा कि बस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है,
बॉस ऐसे बॉस ही है, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ये पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ उसका कारण हम जानेंगे बाद में, आपके कोर्स में नहीं है, घर में जाके सर्च करना इसके बारे में, रिसर्च करना, कोई पूछ ले, इंटरव्यू देने जाओ और पूछे बताओ ओपन सोर्स इंडिया का क्या था। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में देखना कि क्या था, क्यों नहीं चला, किसने बनाया था, सीडेक ने बनाया था। ठीक है, सीडेक तो एक बार देखना इसको, ये जो मैं चीज़ें टॉपिक लिखाता हूँ ना, वो एक बार थोड़ा सर्च कर लिया करो खुद से, थोड़ा बहुत खुद से सर्च करो, तब इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो C is a high level programming language. C is a high level programming language developed by डेनिस रिची। ठीक है, दिनेश रिची मत लिख, डेनिस रिची। ठीक है, in 1972 at AT&T Bell Labs, AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैब्स। इन यूएसए लिखना चाहते तो लिख लो। इट वॉज, फुल स्टॉप करो, इट वॉज, फुल स्टॉप करके लिखो, इट वॉज डिराइव्ड from BCPL, Basic Combined Programming Language. It was derived from B language, ब्रैकेट में लिख लेना, BCPL, Basic Combined Programming Language. It was derived from Basic Combined Programming Language, also known as B language, developed by Ken Thompson, developed by Ken Thompson. BCPL was used to develop an operating system known as Multi-CS. एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे Multi-CS के नाम से। इन 1960 at Cambridge University. At Cambridge University. ठीक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे कैन थॉमसन, उन्होंने Multi-CS करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए एक लैंग्वेज बनाई थी, इसका नाम रखा गया था बी लैंग्वेज। ठीक है, लेटर डेनिस रिची
रीराइट रीराइट रीराइट, दोबारा से लिखना, रीराइट द कोड एंड डेवलप a new language known as C language। बाद में क्या किया, केन थॉमसन के बाद डेनिस रिची आए, उन्होंने बी लैंग्वेज को उठाया और उसको दोबारा से लिख के उसमें जो कमियां थे उसको दूर किया और सी लैंग्वेज को डेवलप किया। एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट डेवलप and the first project developed by using C language was Unix। ठीक है, तो यूनिक्स जो था वो पहला प्रोजेक्ट था सी लैंग्वेज का यूज़ करके। तो ये कि आप देख सकते हो कि किस लेवल में उस टाइम काम होता था कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, आपने उस लैंग्वेज से बनाने की कोशिश की और उससे बना नहीं तो आपने क्या किया, नया लैंग्वेज ही बना दी। ठीक है, फिर उससे बनाया और ऐसी चीज़ बनाई, ऐसा लैंग्वेज बनाया जिससे आपने एक ओपन सोर्स बनाया। पहली बात तो ओपन सोर्स क्रिएट किया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री हो और फ्री के साथ क्या हो, इसका कोड भी अवेलेबल हो, यानी आप इसका कोड से कुछ भी बना सकते हो। बस शर्त क्या होती है कि आप कमर्शियली इसको सेल नहीं करोगे, उसका पैसा नहीं लोगे। जैसे जो हम मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड सबका अलग अलग है, आपका वन प्लस का अलग है, ठीक है, ऑक्सीजन ओएस है, वीवो ओप्पो में कलर ओएस आता है, फिर रियलमी में अलग अलग आता है, वन UI आता है शायद, रेडमी में हाइपर ओएस आता है। यानी नाम सबने चेंज कर रखे, थीम सबने चेंज कर रखे, लेकिन वो उसका पैसा नहीं चार्ज करते। वो पैसा किसका चार्ज करते, सिर्फ हार्डवेयर का। इसलिए आज के दिन में हमें ये मोबाइल इतने सस्ते में मिल जाते। और सेम है आपका आईफोन। तो आईफोन महंगा क्यों है, क्योंकि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए वो महंगा है। ठीक है, पहले जब आपके स्मार्टफोन आते थे तो वो बहुत महंगे होते थे। नोकिया का आता था, नोकिया कम्युनिकेटर करके, उसमें साइबियन करके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था जो नोकिया का अपना था। तो वो उस टाइम 22-23 हज़ार रुपये का आता था, तो उस टाइम इतने महंगे थे। ब्लैकबेरी का नाम सुना होगा आपने, ब्लैकबेरी का अपना होता था ब्लैकबेरी BBM, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ब्लैकबेरी के मोबाइल पहले महंगे आते थे, सारे एक्टर्स नेताओं के पास ब्लैकबेरी के मोबाइल होते थे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। सी कहाँ से आया, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो भी क्लियर हो गया आप लोगों को क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ प्रोग्रामिंग, ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग हो सकती है। इसमें आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हो, और जिस सॉफ्टवेयर से या जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हैं उससे हम किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतना कैपेबल है कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज के दिन में हम यूज़ करते हैं, टीवी में भी जो यूज़ कर रहा है वेब OS और एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको एंड्रॉयड टीवी मिलेगा या वेब OS मिलेगा। अच्छा, यूनिक्स बेस्ड भी आ रहे हैं आजकल, लाइनेक्स या यूनिक्स बेस्ड भी टीवी आ रहे हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज है, तो लिख लो एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के क्या एडवांटेजेस हैं, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा इसमें, मैं थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ। पहला लिखो, इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज। इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मजबूत और टिकाऊ। रोबस्ट मतलब जो क्या हो, मजबूत हो, एकदम मजबूत, मतलब जब जल्दी से कोलैप्स ना करे, इस तरीके का, उसको रोबस्ट कहते हैं। लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो,
The C compiler combines the capabilities of the C compiler combines the capability of assembly language with high level language. With high level language, ठीक है। सी जो है वो खुद तो हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ है, उसकी कार्य क्षमता है, वो उसको भी क्या करती है, कंबाइन करती है। कल मैं बता रहा था ना आपको, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज हम डालते हैं, जो टेबल था उसमें था नहीं, लेकिन मैं बोल रहा था आपको सी को हम मिडिल लेवल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? बिकॉज ये लो लेवल में भी वर्क करती है और हाई लेवल में भी। तो हम उसको हम प्रॉपरली हाई लेवल नहीं बोल देंगे, उसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क किस में करेगा? प्रोसेसर लेवल में करेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्क करेगा वो किस में करेगा? प्रोसेसर लेवल में करेगा। तो उसकी प्रोग्रामिंग जो होगी असेंबली लैंग्वेज होगी, चिप लेवल की जो प्रोग्रामिंग होगी या असेंबली लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग होगी। तो लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भी होगी और हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भी। यानी आपको जो इंटरफेस मिल रहा है वो हाई लेवल का मिल रहा है और आप उसी इंटरफेस का यूज़ करके लो लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने जाऊँ तो मुझे वो समझ में नहीं आएगी। इवन हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी हमें उसमें कोडिंग करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग बहुत आसान होता है। इसमें आपका वो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी होती है, हाई लेवल लो लैंग्वेज में एक मिडल भी होती है, तो आप बताओगे कि सी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज की फीचर भी इसमें है। ऐसे में आप असेंबली लैंग्वेज यानी प्रोसेसर लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और हाई लेवल ये की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसको हम मिडल में डाल देते हैं। सी प्लस प्लस को भी हम डाल सकते हैं मिडल में, क्योंकि सी प्लस प्लस में सेम कैपेबिलिटी होती है, सेम ही सी जैसा होता है। बस सी प्लस प्लस में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐड ऑन हो जाता है और नए फीचर आ जाते हैं उसमें, ठीक है। लिखो, इट हैज़ only 32 keywords. It has only 32 keywords. ब्रैकेट में लिख सकते हो आप रिजर्व वर्ड्स, यानी इसकी जो ग्रामर है, हम ग्रामर ही बोलेंगे। तो इसकी जो भाषा है, उसकी जो ग्रामर है, उसमें केवल 32 वर्ड है। पूरी प्रोग्रामिंग की जो भाषा है उसमें केवल 32 वर्ड है। आपको 32 वर्ड याद रखने कि यहाँ ये वर्ड है और उसी से पूरी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो बहुत आसान है। यानी 32 वर्ड ऐसे भी नहीं कि रटने हैं, और जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम मुश्किल से 10 या 15 ही यूज़ करते हैं, 32 के 32 यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो ऐसा नहीं है कि यार इतना, आप लोग सोचते हैं कि एक लैंग्वेज है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनने हैं, प्रोग्राम बनने हैं, तो पता नहीं कितने तो चीज़ें होंगी इसमें, याद करनी पड़ेंगी ये वो। तो कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ 32 वर्ड याद करने। रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब, की मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। जैसे की प्लेयर बोलते हैं ना, ये कि इस टीम का की प्लेयर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वैसे कीवर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ड है जो सी की लाइब्रेरी में रिजर्व करके रखें, उनको आप एज अ वेरिएबल या एज अ नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो रिजर्व वर्ड। तो केवल 32 वर्ड है जो आपको याद रखने हैं, और वो याद भी नहीं रखने हैं, जब आप प्रोग्रामिंग करते रह जाओगे तो याद हो जाएगा। कुछ मैंने कल बता देते, हाँ, कुछ मैंने कल ही बता दिए थे आपको। इफ, वाइल, फॉर, ये तो ऐसे याद हो रहे हैं। इफ, वाइल, फॉर, डू, वाइल, स्विच, गो टू, जैसे जैसे आप लिखते रहोगे वैसे वैसे याद होते रहेंगे, ठीक है। मुझे 32 के 32 मुझे भी याद नहीं पता कौन कौन से, ठीक है। तो जो यूज़ होते हैं वो याद है, जो यूज़ नहीं होते वो याद नहीं। एक और लास्ट पॉइंट लिखो, इट हैज़ very rich inbuilt it has very rich inbuilt library
It has very rich inbuilt library and library functions. It has very rich inbuilt library and library functions. ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक इसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है सी की, और वो लाइब्रेरी में आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफाइंड है। ठीक है, जैसे आगे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे तो कोई भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो शुरू में लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, यानी कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे लोड हो जाए इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम सिर्फ एक लाइन लिखते हैं कि प्रिंट एफ हेलो, और ये हमारे स्क्रीन में आके प्रिंट हो जाता है। अब ये कैसे प्रिंट होगा, कौन कौन से फंक्शन इसके लिए पीछे यूज़ होंगे, कंप्यूटर में कौन कौन सी प्रोसेस चलेगी, वो सब इसके अंदर डिफाइंड है। वो मैं खुद से लिखने जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, यानी आपको 1200-1500 लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ेगी तब आप हेलो लिख पाओगे। तो वो काम डेनिस टिची ने ऑलरेडी कर दिया, उसने लाइब्रेरी बना के हमारे लिए छोड़ दी। हमें बस उस लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करना है और यहाँ पे उसको एक्सेस करना है। ये प्रिंट एफ क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, अच्छा सी में एक चीज़ ध्यान रखना, आगे बताता रहूँगा मैं, कि 99% प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। 99% प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। ये कैपिटल है, ये मैसेज है, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ है वो मैसेज है, वो कैसे भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं, जैसा लिखोगे वैसे छप के आएगा। तो वो प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। प्रोग्रामिंग का पार्ट क्या है, ये। तो 99% प्रोग्रामिंग क्या होती है आपकी, स्मॉल लेटर। कैप्स लॉक का यूज़ बहुत ही कम है, फाइल फुल में आगे जाके है, और 99% प्रोग्रामिंग आपकी स्मॉल लेटर में चलती है। ठीक है, इसके अलावा भी उसमें काफ़ी हैं आपके सी लैंग्वेज में, कि है पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब बहुत छोटा इसका कंपाइलर है, 3540 MB का कंपाइलर होता है। 3540 MB का पहले होता था, आजकल तो अलग अलग आ गए हैं आपके, MinGW आ गया, GCC आ गया, तो उनके साइज़ थोड़े बढ़ गए होंगे, लेकिन बहुत पोर्टेबल है, आसानी से आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आता है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी इसमें अब हम कल करेंगे, आज इतने ही करेंगे। कल मतलब मंडे को नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे कि प्रोग्रामिंग लिखा कैसे जाता है। ठीक है, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया, अब हम देखेंगे कि एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। अब एल्गोरिथम फ्लो चार्ट होता क्या है समझ लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते, फिर परसों शुरू करेंगे। अब सपोज मुझे घर बनाना है, घर बन रखा है मेरा, दोबारा बनाना है। ठीक है, घर नहीं बनाना है, चलो 2 कमरे या 1 कमरा बनाना है, तो क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा, जगह तो है ही मेरे पास, देखनी जगह होगी तभी तो बनाओ। पहले बजरी लेके आएंगे, फिर ईंटें लेके आएंगे, फिर दीवार खड़ी कर देंगे, फिर बोलेंगे अरे ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा होना चाहिए था। पहले आप एक रफ मैप बनाओगे या रफ आर्किटेक्चरल प्लान बनाओगे कि 2 कमरे होने चाहिए, 2 कमरे बन गए, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, पता दीवार खड़ी कर दी, दरवाज़ा देना भूल गए, छत से कूद रहे फिर, तो दरवाज़ा 1 कमरे का यहाँ, 1 कमरे का यहाँ, या इधर खिड़की भी चाहिए, या एसी में चलोगे 24 घंटे। फिर आप ये देखोगे कि जो मैं बेड लगा रहा हूँ 6x4 का, उसके बाद जगह बच रही है, क्योंकि अलमारी भी होगी घर में। ठीक है, आजकल अटैच लैट्रिन बाथरूम का भी सीन है, तो अटैच लैट्रिन बाथरूम भी होना चाहिए। दोनों के दरवाजे यही होंगे इसी कमरे में, ये अलग होंगे। ठीक है,
तो एक रफ आइडिया आप बनाओगे, फिर इसको किसको दोगे, आर्किटेक्ट को, वो इसका लेआउट बनाएगा और उसको पास कराएगा। फिर आप ठेकेदार के पास जाओगे कि भाई ये मैंने नक्शा पास कराया है, इसके हिसाब से बनाना है, तो आपको रेट रूट बताएगा और फाइनल डिज़ाइन होने के बाद फिर एक्चुअल प्रोग्रामिंग या एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होगी। तो वैसे ही हम जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो अभी तो अब मैं आपको सीधा कोडिंग सिखाऊंगा या सिखाऊंगा, लेकिन जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऐसा थोड़ी कि आपका प्रोजेक्ट आपने बनाया और कोई फाइनेंसर आ रहा है आपको बजट देने के लिए और आप 4000 लाइन का कोड दिखा रहे हो उसको, सर देखो ये मतलब क्या है ये, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसके लिए फंडिंग चाहिए आपको 5 करोड़ की, और कोई आदमी 5 करोड़ दे रहा है, उसको आप 10,000 लाइन की कोड दिखा रहे हो, वो रहा है भैया इतना मुझे आता है, मैं खुद ही बना लेता, तुम्हें थोड़ी पकड़ता। तो उसको हम उसके लेवल के हिसाब से दिखाएंगे। पहला लेवल है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या है कि सारे प्रोसेस इंग्लिश में लिखे गए, सिंपल लैंग्वेज, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं सबकी भाषा में। दूसरा स्टेप होता है फ्लो चार्ट, जिसमें क्या होते हैं डायग्राम के फॉर्म में होता है। और तीसरा स्टेप होता है कोडिंग, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा बहुत टेक्निकल सेवी है तो आप उसको फ्लो चार्ट दिखाओगे, पीपीटी में फ्लो चार्ट दिखाओगे। और अगर वो बिल्कुल लेमैन है, यानी उनको प्रोग्रामिंग कुछ आती नहीं, तो आप क्या दिखाओगे, एल्गोरिथम दिखाओगे, ठीक है। तो अलग अलग यूज़र के अकॉर्डिंग आप तीनों चीज़ें बना के रखोगे, और ये तीनों चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए। यानी हम भी प्रोग्राम बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि सीधा कोडिंग स्टार्ट कर दी, पहले आप बनाओगे ना कि लॉजिक बनाओगे कि इस तरीके से होगा, फिर उसका डायग्राम बनाओगे, देखोगे कि लूप प्रॉपर चल रहे कि नहीं चल रहे, मैं जो सोच रहा हूँ वो वाकई में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। कि मैं कमरा बना रहा हूँ, उसमें मैंने बोला कि हाँ भाई 10 बाई 12 का कमरा बना लो, या कमरा बना दिया आपने कितना कि चलो पैसे बचाने के लिए 6 बाई 12 का कमरा बना लेते हैं, तो 6 फुट का तो बिस्तर ही आ गया, अब इधर से उधर कूद के जाओगे क्या, ठीक है। देखने में तो क्या है, डायग्राम में तो मैं बिस्तर कितना ही बना लो, एक्चुअल में तो 6 फुट का ही है ना। वो दीवार आप 8 फुट की बना लोगे, आपको लगेगा 8 फुट की दीवार है बहुत बढ़िया, लेकिन 9 इंच की दीवार यहाँ आ गई, 9 इंच की आ गई, तो कितना बचा, 9 दूनी 18, कितना गया, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1.5 फुट चले गया। अब बचा कितना यहाँ जगह, बेड के बाद 8 फुट था ना, 1.5 फुट चले गया, कितना बचा, तो ऐसे ऐसे चल के जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में देखते हैं कि ये एक्चुअल में पॉसिबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। फिर जब ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है, टीम, क्योंकि मुझे टीम के साथ काम करना है, टीम को समझाना है, तो मैं टीम को बताऊंगा कि इस तरीके से काम होना है, और टीम तब जाके उस पर कोडिंग स्टार्ट करेगी, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसे हम टूल्स बोलते हैं, और इन टूल्स का यूज़ करके फिर हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं। क्योंकि जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट भी बनाओगे तो प्रोजेक्ट का भी डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसमें एल्गोरिथम भी होंगे, फ्लो चार्ट भी होंगे और कोडिंग होगी। सिर्फ कोडिंग नहीं होगी, ठीक है। हाँ चलो, आपका प्रोजेक्ट वाइवा लेने जो आ रहे हैं उनको कोडिंग समझ में आ रही है, लेकिन कोई ऐसा आ गया जिसको कोडिंग आती नहीं, तो उसको क्या दिखाओगे, ठीक है। तो ये अब अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं।